अपना समझ के खा लियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल पर आतंकी संगठन हमास के हमले को लेकर अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि भारत इस कठिन समय में इजराइल के साथ है। आज हमारा विशेष इसी पर आधारित है, इजराइल पर आतंकी हमला, मुश्किल घड़ी में भारत इजराइल के साथ। दो विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, रिटायर्ड फॉर्मर चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, और साथ ही हमारे साथ कमर आगा साहब जुड़ गए हैं, फॉरेन अफेयर्स के विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कमर साहब आप ही के पास आना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि बिना हमास का नाम लिए भी उन्होंने कहा कि इजराइल पर यह आतंकी हमला है, भारत एकजुटता के साथ इजराइल के साथ इस कठिन समय में खड़ा है। भारत इजराइल और भारत फिलिस्तीनी संबंधों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के क्या मायने दिखते हैं? दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि ये जो मुश्किल घड़ी है इजराइल की, उसमें वो भारत जो है वो इजराइल के साथ पूरी तरीके से खड़ा हुआ है। कोई एम्बिग्विटी नहीं रखी, कोई किसी तरह की चीज नहीं रखी। लेकिन भारत जो है, क्योंकि दोनों से संबंध है, भारत चाहेगा कि अल्टीमेटली पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए इस संबंध का, इस प्रॉब्लम का। भारत हमेशा से जंग के खिलाफ रहा है। भारत, प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी कहा था कि युद्ध का काल समाप्त हो चुका है। रशिया को इस बात की एडवाइस की थी, और भारत बार बार कहता है कि ये देश जो है अमन शांति का है भारत, और भारत तमाम दुनिया में शांति बनाए रखना चाहता है। और इसी संदर्भ में मैं समझता हूँ कि उन्होंने इजराइल से भी कहा है कि हम इजराइल के साथ हैं, आतंकवाद के खिलाफ हैं, और भारत का मानना यह है कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक आतंकवादी गतिविधियां हैं, जिस तरीके से इजराइल पे अटैक हो रहा है, और इस मुश्किल घड़ी में वो उनके साथ पूरी तरीके से खड़ा है। जी, लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ जी, ये एक तरह से पहली लड़ाई नहीं कही जा सकती है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में। एक लंबे समय से हमने देखा है, और इस दौरान बीच में कई ऐसे मसले हुए, कई ऐसे देशों ने मध्यस्थता की बात की जिसमें इन विवादों को कम करने की भी बात हुई है। तो ताजा हमलों को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अब तक जो आप मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, या कॉन्फ्लिक्ट्स जो इन दोनों के बीच में हुए हैं, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, फिलिस्तीन के बीच में, वो इस लेवल पे नहीं हुए। यानी एक किस्म से ऑल आउट वॉर। पहले कुछ शेलिंग, कुछ रॉकेट बरसाना, कुछ टेररिस्ट अटैक्स, ये सब हुए। फिर इजराइल ने उसके ऊपर काउंटर अपना रिस्पांस दिखाया फिलिस्तीन में। ऐसे वारदातें हुई। लेकिन जो आज हुआ है, ये शायद 50 साल पहले जो यौम किपुर वॉर हुई थी सन 1973 में, बल्कि एग्जैक्टली वही तारीख है, वो 6 अक्टूबर को हुई थी, ये 7 अक्टूबर को हुई है। वो भी सैटरडे को था, और भी इजराइल एक किस्म से सरप्राइज हो गया था। और आज भी ऐसा है कि इजराइल एक किस्म से सरप्राइज हो गया है इस अटैक से। और वो भी सैटरडे था, आज भी सैटरडे है। सैटरडे की खास मान्यता है। क्यों सैटरडे की बात कर रहा हूँ? क्योंकि सैटरडे ज्यूज के लिए हॉलिडे का दिन है, जैसे कि क्रिश्चियंस के लिए संडे होता है। तो इनको बाय सरप्राइज लिया गया है। और जिस तरीके से अटैक हुआ है, 50 साल में ऐसा नहीं हुआ, ऐसे टाइप का अटैक। क्योंकि अभी जो खबरें मैं दूसरे चैनल्स वगैरह पे देखता रहा हूँ, आपके चैनल पे देखता रहा हूँ, जो खबरें आ रही हैं, वो आज सुबह जितने रॉकेट दागे गए, और जिस साउथ में कम से कम जैसे कोई खबरें आ रही है, 6-7 टाउनशिप या कम्युनिटीज या कुछ 14 नंबर बताए जा रहे हैं, वो टाउनशिप्स को अगर फिलिस्तीन ने अपने कब्जे में ले लिया है और काफी कैजुअलिटीज पहुंचाई है। अब डिटेल्स इसकी या नंबर इसके पुख्ता तौर पे बाद में पता चलेंगे, और कितने लोगों को इंजरीज हुई हैं, कितने कैप्टिव हुए हैं। ये सब होने पर इजराइल ने डिक्लेयर कर दिया है कि इजराइल इज एट स्टेट ऑफ वॉर, अब वो युद्ध की स्थिति में। और पैलेस्टीन ने मोहम्मद दाइफ जो उनके लीडर हैं हमास के, उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि ऑल ऑपरेशन अल अक्सा जो उन्होंने लॉन्च किया है, तो अब ये वॉर की स्थिति दोनों तरफ से डिक्लेयर कर दी गई है। डिटेल्स जो अभी हम देख रहे हैं, शायद ये पुख्ता तौर पे हमें कुछ आने वाले समय में पता लगेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश, आपका कहना है कि विश्व अभी एक रूस यूक्रेन युद्ध से तो जूझ ही रहा है,
उससे तमाम जो परिस्थितियां हैं उससे एक नए युद्ध की तरफ एक तरह से विश्व बढ़ गया है, जिसके असर के आने वाले समय में दिखाई भी देंगे। अब देखिए, ये आने वाले दिनों में कैसे डेवलपमेंट्स होती हैं उस पर डिपेंड करता है, लेकिन जिस तरीके से आज की जो कर्टन रेजर हुआ है वो एक युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। वो मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ये साउथ में अगर हमास ने किया है, इजराइल का हमेशा खतरा रहा है नॉर्थ से, हिजबुल्लाह से, जो लेबनान से उस तरफ से रहा है, और अगर मान लीजिए कल को वो भी लॉन्च करते हैं और दोनों की तरफ से अगर होता है तो ये एक भयंकर स्थिति बन सकती है। जैसे आपने कहा, मैं अंत ये कह के करूंगा कि हाँ बिल्कुल, जैसे वहां रशिया यूक्रेन की बात हो रही है और यहाँ पे इसलिए बहुत खतरा बढ़ेगा क्योंकि इजराइल का एक हिस्ट्री और एक ट्रेडिशन रही है, वो अपने एक सोल्जर या एक सिटीजन के पीछे भी बहुत बड़ी जंग छेड़ देते हैं। अब वो देखना बाकी है कि वो कैसे पेश आएंगे। हालांकि उन्होंने ऑलरेडी ऑपरेशंस लॉन्च कर दिए, उनकी डिटेल्स अभी पुख्ता तरीके से मालूम नहीं है। जी हाँ, पीएम नेतन्याहू ने बहुत साफ कहा है कि दुश्मनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कमर आगा साहब, कीमतें चुकाएंगी दो देश या कीमत चुकाने जा रहे हैं एक बार फिर? इस तरह की अगर युद्ध की स्थिति होती है, दोनों देश बढ़ते हैं, तो पहली बात तो कीमत पूरा विश्व एक तरह से चुकाता है इस तरह के युद्धों की। भारत हमेशा कहता रहा है कि ये दौर अब युद्ध का नहीं है। ऐसे में आप क्या एक तरह से जियोपॉलिटिकल वो क्या कारण आपको दिखाई दे रहे हैं इस पूरे नए ताजे हमले के साथ? सबसे पहले तो पैलेस्टीनियन बार बार कह रहे हैं कि हमें जो स्थिति है नो वार नो पीस की, ये खत्म होनी चाहिए, और टू स्टेट सोल्यूशन जो तय हुआ था अमेरिका में उसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए और वो होना चाहिए। पीएलओ भी इस बात से मानती है, इस बात पे, यानी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है वो भी बार बार इस तरह की बातें कर रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से, खासतौर से जब से ये फार राइट वहां पे गवर्नमेंट आई थी, तो वो बातें कुछ और ही कर रहे थे। वो बात कर रहे थे एनेक्सेशन की, वो बात कर रहे हैं, अभी भी करते हैं। वो बात कर रहे थे कि हम यहाँ से नहीं विड्रॉ करेंगे, गाजा और वेस्ट बैंक खासतौर से और ईस्ट जेरूसलम से। वो कह रहे थे कि वेस्ट बैंक जो है ये उनके प्रॉफिट्स और उनके किंग्स की भूमि है, बिब्लिकल लैंड है, उससे वो कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ वो भी कह रहे थे यूनाइटेड जेरूसलम जो है ये कैपिटल है इजराइल का, तो यानी ईस्ट जेरूसलम से भी नहीं विड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद उनके स्टेटमेंट आए कि वो अल-अक्सा कंपाउंड जो है जहाँ पे मॉस्क है उसका तकरीबन 2/3 एरिया को कहने लगे कि ये विड्रॉ करना पड़ेगा फिलिस्तीनियों को, ये उनके कब्जे में आएगा। फिर यही नहीं बल्कि उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बड़ी लंबी लंबी बातें की कि हम सब एनेक्स कर लेंगे। उसकी वजह से टेंशन थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा था कमर साहब। लेकिन ऐसे दौर में जिस तरह से हमास ने जो हमले किए हैं, फिलिस्तीन पे क्या दबाव आप ज्यादा देखते हैं? जब सऊदी अरब ने कहा कि हिंसा रोकने का आह्वान किया है, फ्रांस, ब्रिटेन, EU, संयुक्त राष्ट्र सबने एक साथ कहा है और एक तरह से निंदा की है इस पूरे हमले की। जी बिल्कुल, आपने सही कही, सभी ने कहा ये हिंसा गलत हो रही है, लोग बेगुनाह लोग मर रहे हैं दोनों तरफ। इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होता फायदा। हमने देखा कई जंगें हो चुकी हैं वहां पे। हिंसा तो फौरन बंद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा है कि ये इससे मसले हल नहीं होते। आप भी कह रही हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, जंग तो खुद एक मसला है। प्रधानमंत्री भी और भी बातें कह चुके हैं जिसको आपने अभी दोहराया कि युद्ध का काल खत्म हो चुका है। लेकिन सवाल इस बात का एक चीज है कि बहरहाल अब जो है एक नई सिचुएशन, बहुत खतरनाक है ये मामला इस वक्त, इसलिए कि इसके जो नतीजे हैं काफी दूर तक जाएंगे। ये वहां केवल वहां तक सीमित नहीं रहेगा। इसका एक तो अगर जैसा कि अभी जनरल साहब ने बताया कि अगर लेबनान से हिजबुल्लाह का अटैक हो जाता है या शिया मलेशिया इराक के भी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर तो ये पूरे क्षेत्र में फैल जाएगी। और इसका क्षेत्र में फैलने के मतलब ईरान के भी टारगेट करने की बात इजराइल काफी दिनों से कह रहा है कि उसका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत जटिल समस्या पूरी दुनिया के लिए खड़ी हो जाएगी। इसलिए कि ये वो क्षेत्र है जहां से लगभग बड़ी मात्रा में तेल और गैस की सप्लाई होती है पूरी दुनिया को, और वो डिस्टर्ब होती है तो क्या होगा? खैर ये सब बहुत लंबी बातें हैं। लेकिन ये है कि इजराइल UAE शांति समझौते पर जिस तरह से तमाम देश बढ़ रहे थे और एक तरह से इसको एक बेहतर विकल्प या एक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा था, क्या आप इसे कहीं दूर एक कारण मानते हैं?
ये भी एक कारण है। अब मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरेबिया इस हाल में अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करेगा आने वाले समय में। मुश्किल हो गया उनके लिए, इसलिए कि सऊदी अरेबिया के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। एक तरफ तो वो चाहता है कि अब्राहम अकॉर्ड का बने, तो उसकी जनता नाराज होती है, और इस समय तो और ही ज्यादा हो जाएगा। हालात जिस तरह के पब्लिक ओपिनियन अरब वर्ल्ड में बदली भी नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ ये कि अमेरिकन चाहते हैं कि वो इस अकॉर्ड को ज्वाइन करे, अगर नहीं करता है तो अमेरिकन भी नाराज होते हैं। उनके लिए बड़ी बहुत टाइट रोप वॉक होगी। मैं समझता हूँ कुछ समय के लिए उनको वो अब इब्राहिम अकॉर्ड में का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसलिए कि आज भी जो उनका स्टेटमेंट आया है, उन्हीं ने एक तरफ तो कहा है कि हिंसा बंद होनी चाहिए, मगर दूसरी तरफ उन्हीं ने ये भी कहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन के तरफ बढ़ने की बात की है उन्हीं ने। जी लेफ्टिनेंट जनरल सतीश जी, अब जिस तरह से नाम दिया गया है, यानी कि हमास के हमले के बाद जब इजराइल ने पलटवार किया है, हमले की तैयारी, हमला किया है, तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड दिया है। ये जो नाम जो चुने गए हैं, जो रखे गए हैं दोनों तरफ, ये किस तरह के संकेत दे रहे हैं? आपका कहना है कि पिछले कई सालों के जो तमाम हमले और जो छोटे मोटे हमले जिनको कि युद्ध के तौर पर देखा जाए, ये उससे अलग दिखाई देता है, यानी कि ये फिलिस्तीन और इजराइल के बीच का खुला युद्ध अब है। देखिए, खुला युद्ध इसलिए है क्योंकि ये पहली बार है पिछले 50 सालों में देखा जाए तो ये जो उग्रवादी हैं, टेररिस्ट ग्रुप है, हमास है, ये इजराइल की टेरिटरी में आ गए हैं और उन्होंने कैप्चर कर लिए हैं कुछ सेटलमेंट्स, टाउनशिप कहें या वहां पे शायद कम्युनिटी, छोटी उनको कम्युनिटीज कहें, जो भी आप नाम दें, वो कुछ इलाके उनके कब्जे में हैं आज। ये इतना तो इजराइल का भी मानना है। हम अलग चैनलों पे हम देख रहे हैं, जो उनके वहां के जो रिपोर्टर्स बता रहे हैं, वो बात कह रहा हूं मैं। इसलिए ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब एक बहुत बड़ी घटना है। अब ऑपरेशंस के नाम तो खैर उन्होंने ऑपरेशन अल अक्सा मॉस्क, अमर साहब ने भी जैसे कहा, अल अक्सा मस्जिद वो है जो इजराइल में जेरूसलम में जहां पे कि सभी फेथ मिलते हैं, और इन्होंने जो दिया है स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन, इजराइल के जो ऑपरेशन का नाम है स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन, तो वो ये खास तौर पे दिखाता है कि ये ऑल आउट वॉर की स्थिति में है। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा, ये अंदर घुसाए हैं हमास के टेररिस्ट। अब इजराइल के पास और कोई चारा ही नहीं है, चाहे जो इसकी इम्प्लीकेशंस हो बाद में हो, क्योंकि अब उनके सोल्जर्स, उनके नागरिक कब्जे में ले लिए गए हैं। काफी फेटल कैजुअलिटीज हो गई हैं। कितनी हुई हैं मैं नहीं कह सकता, अभी आज की तारीख में आईडीएफ ने वो फिगर्स रिलीज नहीं किए हैं, लेकिन कुछ हुई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसका कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि इजराइल पहले उनको खदेड़े उस इलाके से, तो वो एक लड़ाई होगी। उसके बाद अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करे, न सिर्फ साउथ से जहां पे ये हमले हुए हैं, बल्कि नॉर्थ से जहां से हिजबुल्ला का भी खतरा है, और उसके रिटेलिएशन में वो क्या करेगा वो देखना बाकी। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश, ये जमीन और मजहब की लड़ाई है दो देशों के बीच में। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा कि इजराइल पर आतंकी हमला और इजराइल के साथ भारत, आप किस तरह का किस तरह से इस बयान को भी देखते हैं और क्या बड़ा बदलाव देखते हैं? देखिए, भारत के मेरी समझ से संबंध फिलिस्तीन के साथ और इजराइल के साथ, दोनों के साथ अच्छे हैं, लेकिन हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और भारत टेररिज्म से अपने इंडिपेंडेंस से लेके अब तक हमेशा पीड़ित रहा है। अलग अलग स्टेट्स में देखा जाए, अभी भी चल रहा है जो जम्मू कश्मीर में या मणिपुर में, हम देख रहे हैं कि उग्रवादियों से क्या हश्र हो सकता है जी। तो इसलिए भारत हमेशा उग्रवादियों की निंदा करेगा, ये हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है। और वही प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें दुख है कि ये घटना हुई है, इसलिए हम इजराइल के साथ खड़े हैं इस चीज में। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है उनकी स्टेटमेंट जी। कमर आगा साहब, हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने जब अपना ये बयान एक तरह से एक्स प्लेटफॉर्म पर डाला है, उसके बाद कुछ ही मिनटों में इजराइल की तरफ से भी मैसेज आया और उसमें शुक्रिया भी अदा करा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि आतंकवाद को लेकर भारत जो लगातार विश्व के तमाम देशों के साथ एक आम राय बनाई है आतंकवाद के खिलाफ, उसमें भारत का ये स्टैंड बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।
क्या आप मानते हैं कि इस्लामिक आतंकवादी संगठन हमास को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कड़े शब्दों में, एक तरह से प्रधानमंत्री ने कहा वो स्तब्ध हैं और इजराइल के साथ हैं? जी, आपने सही कहा। भारत ने अपना जो उसका स्टैंड है वो क्लियर कर दिया कि वो आतंकवाद के खिलाफ है। जनरल साहब ने भी अभी यही बात बताई। और दूसरी बात ये कि सही बात है कि भारत जितना पीड़ित रहा है आतंकवाद से, इतना कोई दूसरा देश नहीं रहा होगा। अगर जो कुछ है वो इजराइल को अपने को कहता है। भारत की जो जिस तरीके से 30-40 साल से लगातार जूझ रहा है कश्मीर में, बल्कि जब से आजाद हुआ है, जैसा कि बताया गया अभी, तब से आतंकवाद चल रहा है। हमारी जमीनों पे कब्जा किया गया, ऑक्युपाइड कश्मीर में फिर हुआ, फिर या अभी जो कुछ हम देख रहे हैं मणिपुर साइड में दोबारा से सब बढ़ रहा है, या भारत के ऊपर जिस तरीके से कनाडा से अटैक आ रहे हैं, कनाडा में जिस तरीके से आतंकवादी संगठनों को वो सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब एक बड़ी चिंता की बात है। भारत बहुत अच्छी तरह से समझता है कि आतंकवाद क्या है और इससे निपटना कितना मुश्किल काम होता है, कितनी एनर्जीज भारत की इसमें लगी हैं। और इसी को देखते हुए उन्हीं ने इनको इजराइल को भी सपोर्ट किया। भारत का मानना यह कि हमास जो है वो एक आतंकवादी संगठन है। भारत जो है इसके जो रिश्ते हैं वो पैलेस्टाइन अथॉरिटी के साथ हैं, और पैलेस्टाइन अथॉरिटी की वो मदद भी करता है। बहुत सी एड ग्रांट्स पैलेस्टीनियन स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्कॉलरशिप्स वगैरह भी मिलते हैं, एडमिशन भी होते हैं, मेडिकल हो या दूसरी हो, IT सेक्टर में भी उनकी मदद की जाती है। वो एक अलग चीज है। लेकिन यह है कि आतंकवाद को भारत कभी किसी भी मुल्क में अगर होता है तो उसको सपोर्ट नहीं करता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए। धन्यवाद कमर आगा साहब आपका भी और सतीश जी आपका भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।